नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 51 दिन बचे हैं। 51 की संख्या यूं तो बड़ी ही शुभ होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ शुभ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे है सिर्फ एक सीट, वो सीट है गुजरात के भरूच की, जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने दावा ठोक दिया है। खबर बड़ी है और सवाल कई है जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। पहला सवाल, गुजरात की भरूच सीट पे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने सीटों पर तालमेल से पहले ही यहां पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दूसरा सवाल, क्या भरूच सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बनने वाली है? यह सवाल भी बेहद अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महीने की 6 तारीख को 3 दिन के लिए गुजरात गए थे। 7 जनवरी को उन्होंने भरूच के नेत्रंग में रैली की और मंच से ही ऐलान कर दिया कि भरूच सीट से चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भरूच सीट को अहमद पटेल से जोड़ा जाता है। अहमद पटेल भरूच के ही रहने वाले थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हर पार्टी का नेता उनका बहुत सम्मान करता था। सोनिया गांधी के भी बेहद खास थे। इस सीट पर उम्मीदवार उतारना केजरीवाल का एक तरफा ऐलान था, जिस पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुप रही। लेकिन कांग्रेस की ही भरूच इकाई और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया। मुमताज पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करेंगे। मुमताज, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मुमताज जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जी, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया भरूच सीट को लेकर, और उसके बाद जो भरूच कांग्रेस की इकाई है उन्होंने बाकायदा विरोध किया, प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराया कि ये अगर इस तरह की बात हो रही है तो एक गठबंधन धर्म में ये सही नहीं है। क्या कहना आपका इस पर आपकी रिएक्शन? जी बिल्कुल। तो 7 तारीख जनवरी को जब अरविंद केजरीवाल जी नेत्रंग आए भरूच डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से जो अभी करंट एमएलए हैं चेतर वसावा जी, उनका नाम स्टेज पर अनाउंस किया कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी से। पर अगर अलायंस की टॉक्स नहीं हुई थी तो ये बहुत ही एक प्री मैच्योर अनाउंसमेंट थी, क्योंकि इस वक्त भी टॉप लेवल पे अलायंस की बातें चल रही हैं। जी मुमताज, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा जिस तरह से उन्होंने की, तो उसके बाद जब वहां की स्थानीय इकाई ने भी विरोध दर्ज करवाया, उसके बाद प्रदेश का जो संगठन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, तो इस अनाउंसमेंट के बाद जो हमारी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, हम सब ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और एआईसीसी भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट पे कोई अलायंस हो, क्योंकि ये ट्रेडिशनली एक कांग्रेस और बीजेपी की बीच की सीट रही है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस का सिंबल इस सीट पे लड़े। जी, तो मुमताज, लगातार वहां से आवाज भी उठ रही है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी आज भी स्थानीय प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं से बात की, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अहमद भाई की सीट थी और बिल्कुल मुमताज उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, तो उनको यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। जी देखिए, एक राजनीतिक विरासत की बात नहीं है, और जब हम कहते हैं अहमद पटेल की सीट, तो एक सवाल उठता है कि भाई आखिरी बार लोकसभा कब जीते थे। पर याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, उसके बाद 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भरूच सीट को हमेशा कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया है और इस सीट पर हमारे काफ़ी वर्षों तक बहुत कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। हमारे पास ज़िला तालुका पंचायत की सीटें रह चुकी हैं। हमारा वोटर बेस यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर है, और दूसरी बात, जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने 2022 में डेब्यू किया,
इस डिस्ट्रिक्ट में, तो एक असेंबली में जीते हैं। भरूच लोकसभा में 7 असेंबली है, जिसमें से एक असेंबली में चेतर भाई जीत के आए हैं, पर बाकी जो 6 असेंबली है वहां पे जमानत जब्त हुई है। आपकी ना कोई कार्डर है ना कोई प्रेजेंस है। तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो एक असेंबली जीतने से पूरा सीट आम आदमी पार्टी के लड़ने लायक नहीं बनता है। कांग्रेस हमेशा से इस सीट पे लड़ी है, और कहीं ना कहीं एज अ डॉटर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लोकसभा नहीं भी जीते थे तो हमेशा कांग्रेस के अहमद पटेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भरूच से रह चुके, तो इसीलिए लोगों को आदत थी। उन लोगों को समझ नहीं आता है लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके पास एक कांग्रेस का सांसद हमेशा से रहा था। उस हिसाब से हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनली अहमद पटेल की सीट रही है, आखिरी दम तक इन्होंने इस सीट को सींचा है। आप आइए भरूच में देखिए, आपको हर कोने में अहमद पटेल के किए गए कार्य गांव गांव में दिखेंगे। आज भी लोग याद करते हैं उन्हें। जी मुमताज, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इस तरह से एक तरफा अनाउंसमेंट करना, क्या इसे आप इस तरह से नहीं मानते कि अलायंस में यानी गठबंधन धर्म के ये थोड़ा सा खिलाफ तो ये बात है कि अभी बातचीत चल रही है और एक तरफा घोषणाएं भी शुरू कर दी टिकट बांटने की? जी वही मैंने बोला कि कोएलिशन धर्मा को आपने तोड़ा है बड़ा प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट करके। पर अभी भी मैं कहती हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से यही डिमांड रही है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस सीट को लड़े। अब ऊपर के लेवल पे जो भी फैसला होता है वो आगे जाके देखा जाएगा, पर जो हमारी डिमांड थी, जो हमारा रेजोल्यूशन था, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, बिल्कुल आपके जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी है उसकी मांग यही है कि सीट कांग्रेस के पास रहे। लेकिन एक सवाल मेरा आखिर में चलते चलते, मुमताज, इसका जवाब भी चाहूंगा कि आप जरूर दें कि स्थानीय कांग्रेस की तो यह भी मांग है कि मुमताज पटेल यहां से चुनाव लड़े, तो क्या मुमताज पटेल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ये हाईकमांड का डिसीजन रहेगा, और अगर वो उनको लगता है कि मैं एक उम्मीदवार बन सकती हूँ, मेरी मेरिट है और ये चुनाव मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके लड़ूं और वो मुझे कहे, तो जी बेशक जरूर लड़ूंगी। चलिए, बिल्कुल आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल अगर आपने कहा कि आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर लड़ेंगे, और बिल्कुल मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है तैयारी पूरी होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज पटेल एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो मुमताज पटेल हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि क्यों जो कांग्रेस की स्थानीय इकाई है वो विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का, जिस तरह से सीट का ऐलान आम आदमी पार्टी ने वहां से कर दिया। देखिए, मुमताज पटेल कांग्रेस की युवा नेता है, राजनीति में नई है, लेकिन बेबाकी से अपनी बात रखती है और भरूच सीट पर मजबूत दावेदारी भी पेश करती रही है। पिछले साल अगस्त में मुमताज ने कहा था कि उन्हें भरूच से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। जब आप गुजरात में कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन देखेंगे तो उसकी वजह भी आपको साफ मिल जाएगी। देखिए, 2014 में कांग्रेस ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। सारी सीट बीजेपी के पास गई। 2019 में भी कांग्रेस ने सभी 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इस बार भी वो सीट पर हारी। इस बार भी हर सीट बीजेपी ने जीती। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर भी घट गया। तो ये गुजरात का हालिया प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया। इन आंकड़ों को गुजरात में कांग्रेस के घटते सियासी रसूख का सबूत कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो गुजरात में लोकसभा का चुनाव भले ही पहली बार लड़ने जा रही हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुकी है। गुजरात में भले ही पिछले करीब 3 दशक से बीजेपी की सत्ता है, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे ताकत बढ़ा रही है। अब इसे आंकड़ों के जरिए भी मैं आपको बताता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीट जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी 0 से 5 सीट पर पहुंच गई। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में भी करीब 13% का इजाफा हुआ, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 14% से ज्यादा घट गया। मतलब कांग्रेस की ताकत लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घटी, जबकि आम आदमी पार्टी मजबूत होती गई। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद अब गुजरात में भी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। भरूच सीट कांग्रेस की एक लंबे समय से पारंपरिक सीट भी रही है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कम से कम उस सीट पर तो अपना दावा रखेगी अगर समझौता भी होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में।
लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने वहाँ जाकर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया, नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। उससे थोड़ी गड़बड़ हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पर बात करेगी कि यदि गुजरात में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी को सीट चाहिए तो वो कुछ दूसरी सीटों पर कोशिश करे। भरूच लोकसभा सीट को कांग्रेस अहमद पटेल से जोड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर खामोश भी रह जाती है। तो इसकी एक और वजह भी है। भरूच सीट पर कांग्रेस 34 साल से हारती रही और बीजेपी वहां लगातार जीतती रही है। 1977 से 1984 तक यहां से अहमद पटेल जीतते रहे। 1989 के लोकसभा चुनाव में सीट बीजेपी ने जीत ली। तब से कांग्रेस कभी भी यह सीट नहीं जीत पाई। लेकिन यह बात भी सच है कि अहमद पटेल का इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव रहा है, लोगों में पहुंच रही है और लोग भी उनको लंबे अरसे से पसंद करते रहे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लिए भरूच की लोकसभा सीट आज भी बड़ा चैलेंज है। शायद इस वजह से भी उसने इस सीट पर आम आदमी पार्टी की दावेदारी का ज्यादा विरोध नहीं किया है। अभी असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस, क्योंकि न तो गठबंधन गुजरात में हुआ है और शायद नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वहां भरूच की बैठक पर चैतर वसावा काफी कहे कि मजबूत से मजबूत वो उम्मीदवार कैंडिडेट भी हैं और उनके सामने अगर कांग्रेस मुमताज अहमद पटेल को अगर मैदान में रखेगी तो भी वो खुद ब खुद हार जाने की संभावना पूर्ण तय से है। देखिए, पार्टियां अलग अलग सीटों पर अपनी चुनावी संभावनाओं का हिसाब लगाती हैं। कांग्रेस ने भी लगाया होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार का एक तरफा ऐलान कर गठबंधन में अपनी ताकत तो दिखाई दी है। इंडिया गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई के बाद अब तक किसी भी राज्य में नहीं सुलझ पाई है। अभी मैंने आपको गुजरात का किस्सा बताया, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, जो दिल्ली से इस वक्त आ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज की बैठक भी बेनतीजा रही। आज तीसरी बार हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक। अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ। रामगोपाल यादव ने कहा, मंजिल दूर नहीं, जल्द ही फैसला हो जाएगा। ये बात रामगोपाल यादव ने कही। ये तीसरी बैठक थी और यह माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला लगभग तय हो सकता है। लेकिन आज की बैठक के बाद रामगोपाल यादव का बयान कि मंजिल अब दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में 3 अहम पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। सीटों को लेकर आरएलडी कांग्रेस से बात नहीं करेगी, क्योंकि आरएलडी का समाजवादी पार्टी से पहले से गठबंधन है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच पहले से ही डील तय हो चुकी है, यानी दिक्कत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है। आज की मीटिंग के बाद रामगोपाल यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनिए। कहा कि अब मंजिल दूर नहीं, शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? ये आप मत पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल जाए। सर, आरएलडी बनी है, होंगी सर? अभी तक कितनी सीटों पे रजामंदी बनी है? सब पे बन जाएगी। तो रामगोपाल यादव ने बाहर आकर जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सपा और कांग्रेस के बीच सुलह का रास्ता नजदीक आ गया है? मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, जिनके पास इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी है। मीटिंग में यूपी की किस किस सीट को लेकर क्या बात हुई, ये जानने के लिए सीधे आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं। जी आशीष, इस बैठक में क्या कुछ हुआ? आज तीसरी बैठक थी, बड़ी उम्मीद थी इस बैठक से। देखिए, रामगोपाल यादव बहुत मर्क्यूरियल लीडर हैं, सालों से आप देख रहे हैं रोहित उनको, और अगर बात नहीं बन रही होती है तो कई बार अपना आपा खो देते हैं और इशारों में वो बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। जो मुझे सोर्सेस ने बताया, उनके एक बड़े सिग्निफिकेंट बयान के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इस स्पेकुलेशन को साइड कर दिया जाए रोहित। बड़ी खबर ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी सामने ये डिमांड रख रही है कि हमें 20 सीट दे दीजिए या हमें 8 दे दीजिए या हमें 10 दे दीजिए। अभी क्रमवार हर सीट को वो लोग बैठ करके आकलन कर रहे हैं। आज की तीसरी राउंड की जो बैठक हुई, इसमें बड़ी खबर यही है कि एक एक सीट पर यह देखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम कॉमन कैंडिडेट दें। और एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इन दलों में आपस में ये कंसेंसस हो गया है कि हफ्ते भर के भीतर इस बात की प्रबल संभावना है कि सीट शेयरिंग का ये जो अलायंस होने वाला है इन 3-4 दलों का, ये ऐलान कर दिया जाएगा। अभी इस बात की कोई असमंजस नहीं। मुझे लगता है कि इस अलायंस के लिए ये अच्छी खबर दिल्ली के बाद आ रही है, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद, माफ कीजिएगा, कि उत्तर प्रदेश में भी अभी इस बात की संभावना ज्यादा लगती है
कि सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगी और इसको लेकर के एक मत है। अभी तक कोई शर्त, मैं फिर से दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा कहा जा रहा है, देखिए अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि हमको कम से कम इतनी मिल जाए, लेकिन टेबल पे ये शर्त नहीं रखी जा रही है। हमें बड़ी खबर सोर्सेज ने दी है और अभी जैसा मैंने आपसे कहा, कोशिश ये है, एक तरीका ढूंढा जा रहा है कि कॉमन कैंडिडेट दिया जाए, जिसके लिए सपा और कांग्रेस दोनों में आपसी सहमति बन गई। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह, जिन्होंने इस वक्त की बड़ी खबर दी। देखिए, आज लगातार दूसरी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई है। कल भी नेताओं की बातचीत टेबल पर हुई। कल भी करीब 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन नतीजे के नाम पर कुछ भी नहीं निकला। पहले आप दोनों पार्टियों के नेताओं का बयान सुनिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा कितनी बड़ी दिक्कत बन चुका है। आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खारगे जी अखिलेश जी से बात करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम कहीं पर कोई निश्चित उस पर नहीं आ पाएंगे। रामगोपाल यादव ने जो बात कल कही थी, लगभग वही बात आज भी कही। कल उन्होंने कहा था आधा रास्ता तय हो चुका है और आज कहा कि मंजिल करीब आ गई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि जरूरत पड़ने पर अखिलेश यादव से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात करेंगे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है, अब मैं आपको यह भी समझाता हूं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़े और इन 20 सीटों की लिस्ट कांग्रेस की गठबंधन समिति ने समाजवादी पार्टी के सामने भी रखी, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 20 सीट नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो यूपी की कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी की जो 20 सीटें बचेंगी उनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कमेरावादी का हिस्सा तय होगा। इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में 12 से 14 सीट जा सकती है। अब कुछ सवाल है। जो समाजवादी पार्टी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी, वो किस आधार पर 60 सीटों पर दावा ठोक रही है? और जिस कांग्रेस के पास यूपी में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट बची है, वो किस आधार पर 20 सीट की जिद कर रही है? सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जरा समझिए, कांग्रेस चाहती है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2009 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। तब कांग्रेस ने यूपी में लोकसभा की 21 सीट जीती थी। हालांकि अब कांग्रेस के पास इन 21 सीटों में सिर्फ रायबरेली की सीट बची है, जबकि 18 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और एक सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में। कांग्रेस का फॉर्मूला यह कहता है कि जिस सीट पर सपा का सांसद है उसे छोड़कर बाकी की 20 सीट उसके हिस्से में दे दी जाए। बहुत ही अर्थपूर्ण चर्चा रही। सभी सीटों के ऊपर में एक प्राइमरी चर्चाएं हो गई हैं और बहुत जल्दी ही इसके बारे में आगे की कार्यवाही करते हुए हम फिर से जब भी मिलेंगे तो आगे सुनिश्चित होगा कि आगे में कौन कौन सी सीटों पे और नामों पे, सीटों की संख्या पे सब पे चर्चा होगी। कांग्रेस ने 2009 में भले ही 21 सीट जीत ली थी, लेकिन तब से अब तक गंगा और गोमती में बहुत पानी बह चुका है। यानी यूपी की सियासत बहुत बदल गई है। हालात यह है कि यूपी की कई सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी तक नहीं बचे हैं। सच तो यह भी है कि 2009 में कांग्रेस के जो 21 सांसद जीते थे, उनमें से कई सांसद दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। उनके बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। देखिए, राजा रामपाल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर अकबरपुर से जीते थे, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह अन्नू टंडन है जो 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से जीती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में है। विनय कुमार पांडे जो 2009 में श्रावस्ती सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। जितिन प्रसाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर धौरहरा से सांसद थे, अब वो बीजेपी के साथ है, यूपी में मंत्री है। जगदम्बिका पाल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज से सांसद थे, पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं। आरपीएन सिंह जो 2009 में कुशीनगर से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह जो 2009 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, वो अब बीजेपी में जा चुकी हैं। 2009 में सुल्तानपुर सीट से संजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस के सामने है। यानी कांग्रेस ने 2009 में जो 21 सीट जीती थी, उनमें से कुछ नेता दिवंगत हो गए, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए और जो कुछ बचे हैं उनमें से ज्यादातर सक्रिय नहीं दिखाई देते। ऐसा भी नहीं है कि इन सीटों पर कांग्रेस की कोई मजबूत पौध तैयार हुई है। रायबरेली और अमेठी छोड़ दें तो कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन लाज बचाने लायक नहीं रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मन मुताबिक सीट दे देगी, ऐसा लगता नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है
जहाँ पर 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें समाजवादी पार्टी की शर्तों को कांग्रेस को मानना पड़ेगा। कांग्रेस के पास वहाँ पर है क्या? कोई बेस नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। 20 सीटें मांगने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्थिति उनकी बनती है। और जो तलखी बन रही है अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, वो भी इस गठबंधन को बहुत आसानी से पार लगाएगी, मुझे दिखता नहीं। साल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस ने तमाम प्रयोग किए, लेकिन हर प्रयोग असफल रहा। 2009 में कांग्रेस को जो वोट शेयर 18% से ऊपर था, वो 2019 में घटकर 7% से नीचे आ गया। यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और जिस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी, उसी तरह का माहौल इस बार बनाया जाए। अखिलेश अगर यूपी की 60 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं तो उसके पीछे विधानसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। उसके आंकड़े भी मैं आपको समझाता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, तब बीजेपी ने 403 में से 376 सीट पर प्रत्याशी उतारे और सपा ने 347 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से बीजेपी ने 255 सीट जीती, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 111 सीट आई। वोटों की गिनती हुई तो 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट बीजेपी के पाले में गए और 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गए। बीजेपी को जो वोट मिले वो कुल वोट का 41.6% था और समाजवादी पार्टी को 32.6% वोट मिले थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतने ज्यादा वोट मिले थे। यानी आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी को लगभग 85 लाख वोट ज्यादा मिले, यानी दोनों के बीच करीब 9% का अंतर है। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस अंतर को किसी सहयोगी के साथ मिलकर कम कर दिया जाए। यानी समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत पता है। इधर कांग्रेस से बातचीत जारी है और उधर 20 जनवरी को यानी शनिवार को अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को लखनऊ बुलाया गया। अखिलेश यादव तो यहां तक इशारा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो 78 सीटों पर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर बार की तरह रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी। पिछली बार भी अमेठी कांग्रेस हार गई है, राहुल गांधी वहां से हार गए हैं। तो इस बार यदि ये दोनों सीटें भी छोड़ देती तो कांग्रेस को यदि दोनों सीटें भी हासिल कर ले तो एक बड़ा मजबूत काम होगा। 2-3 सीटें और हैं जिन पर काम कर सकती थी कांग्रेस। यदि गठबंधन हो जाता है तो शायद उसमें मदद मिल जाए। अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस अपने दम पर कोई सीटें जीत सकती हो इन दो के अलावा। इन दो के भी लिए गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके अलावा कोई और सीट जीत सकती हो ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। देखिए, समाजवादी पार्टी को पता है कि कांग्रेस को इस वक्त गठबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ पहले ही सीट शेयरिंग का विवाद लंबा खिंच रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी से भी बात नहीं बनी तो बना बनाया इंडिया गठबंधन मिट्टी में मिल सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बतौर यजमान मौजूद रहेंगे। मतलब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े जितने भी अहम काम होंगे वहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी इन दिनों यजमान के सभी जरूरी नियमों का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी किस यम नियम का पालन कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पीएम के यम नियम अनुष्ठान का आज 8वां दिन है और पिछले 8 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। यम नियम का पालन बेहद कठिन माना जाता है। पिछले 8 दिनों में वो सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में पीएम शास्त्रों के मुताबिक इन आखिरी दिनों में जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी प्रभु राम से जुड़े दक्षिण के मंदिरों का दर्शन भी कर रहे हैं। भक्ति के साथ साथ पीएम मोदी अपने पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। कठिन नियमों के साथ साथ सरकारी काम में भी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। 20 और 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मंदिरों में पहुंचेंगे, जहां श्लोक और भजन सुनेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु में उस जगह भी जाएंगे जहां राम सेतु निर्माण की मान्यता है। इससे पहले पीएम आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के उन मंदिरों में भी जा चुके हैं जिसका संबंध श्री राम से है। दरअसल 22 जनवरी का मौका पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहने वाला है। मोदी सरकार ने इस दिन के लिए एक अहम फैसला भी किया है।
इस दिन केंद्र सरकार की तरफ से आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है, यानी देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे।